आज हम लोग नेमिंग लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो हम पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेते हैं। CuNH3 का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या है, बॉन्ड है। अब यहां पर देखिए किसको हम क्या कहते हैं, यहां पर जो कॉपर होते हैं इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। यहां पर 4 अमोनिया है और इनको हम लोग कहते हैं लाइगेंड्स कहते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं या कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। यहां पर देखिए Cu कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है। 4 NH3 यहां पर ये लाइगेंड्स कहलाते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये कौन है, काउंटर आयन है। और ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, जैसे ये वाला है Cr है, H2O का होल टाइम 6 है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर NO3 है और इसका होल ट्वाइस है। आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम यहां पर कौन है, क्रोमियम। तो क्रोमियम कौन है यहां पर, सेंट्रल मेटल एटम। और H2O यहां पर कौन है, लाइगेंड्स। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाते हैं या फिर हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, एंटिटी है। तो यहां पर क्रोमियम क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम है। 6 यहां पर वाटर है, ये कौन है, लाइगेंड्स है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहां पर 2 NO3 है, ये कौन है, काउंटर आयन है। और ये ऊपर ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिएगा आगे देखते हैं। अब यहां पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं CuNH3 का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं SO4। इसको हम लोगों ने किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला। और पानी के अंदर डालने पर ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। और देखिए हाइड्रोलाइज कैसे होगा, ये टूटेगा CuNH3 का होल टाइम्स 4 और प्लस SO4 में टूटेगा। देखिएगा आपको पता है SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो काउंटर आयन के ऊपर जो सल्फेट है यहाँ पर, तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो यदि सल्फेट के ऊपर -2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 है। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये ओवरऑल कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। या कहें कि इस ओवरऑल कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। तो 0 तो तभी होगा ना जब इसके ऊपर जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या हो, नेगेटिव हो। अब देखिएगा यदि आपको किसी के ऊपर चार्ज पता करना हो, जैसे NaCl दे दिया है, अब उसने कहा कि भाई क्लोरीन पे चार्ज बताइए कितना होता है, तो आपको तो क्लोरीन पे चार्ज पता नहीं है, आपको किस पे चार्ज पता है, सोडियम पे चार्ज पता है। तो यदि सोडियम पे +1 है तो क्लोरीन पे कितना होगा, डेफिनेटली -1 होगा। तभी ये जाकर के कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। या कहीं कि इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो यदि आप लोगों को काउंटर आयन का चार्ज पता हो तो आप लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज पता कर सकते हैं।
तो काउंटर आयन पे जितना चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे उसका जस्ट उल्टा होता है और इक्वल चार्ज होता है। यदि यहाँ पर -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना होगा, +2 होगा। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि सर ये नहीं टूटेगा कि पानी में डालने पर, तो याद रखना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर डज नॉट आयनाइज होते। तो कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी आयनाइज नहीं होता है। तो यदि आप लोगों को ये पानी में डाला था तो काउंटर आयन अलग हो गया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो गया है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी फर्दर आयनाइज नहीं होता है, तो पानी के अंदर ये झुका तो पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर डज नॉट आयनाइज, या कहें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर डज नॉट हाइड्रोलाइज होते हैं। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, या कहें कि फर्दर आयनाइज नहीं होता है। चलिएगा, अब देखिएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, या कहें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? 3 तरह के होते हैं। देखिएगा, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं? नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? दूसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाते हैं। अब ये आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरे होते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब देखिएगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टर्म यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म थोड़ा कम यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। एक आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और दूसरे नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो 2 तरह के होते हैं। एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और दूसरे अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब देखिएगा, हम एक एक करके देखेंगे कि कटायनिक क्या होते हैं और अनायनिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो कैसे होते हैं? देखिएगा, एक कंपाउंड है CuNH3 का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? SO4 लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसको किस में डाला? वाटर में डाला। अब वाटर में डालने पर ये क्या हो गया? हाइड्रोलाइज हो गया या आयनाइज हो गया। तो कैसे आयनाइज हुआ बोलिएगा? तो ये टूटा CuNH3 का होल टाइम्स कितना? 4 और प्लस क्या हो गया? SO4। अब देखिए, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। यदि सल्फेट पे -2 है तो इस पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा, क्योंकि भाई ये जो कंपाउंड है वो ओवरऑल न्यूट्रल है, या कहें कि इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है। अब चार्ज 0 है
तो भैया इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा ना भाई, तभी तो जीरो चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं टूटा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कभी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती। इसका मतलब है कि कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर टूटता नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रहता है। अब देखिए कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें कहते हैं, कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज ना हो तो वो कहलाते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। तो समझ आ गया कि कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उन्हीं को कहते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब अनायनिक देखते हैं, तो ये कंपाउंड है हमारे पास K4FeCN का होल टाइम 6। अब इसको किस में डाल रहे हैं हम लोग, वाटर में डाल दिया, तो पानी में डालने पर ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो देखिएगा ये कैसे हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो जैसे ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ तो कैसे हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो देखते हैं कैसे हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो कैसे टूटेगा, कितने पोटेशियम है यहाँ पर, 4 पोटेशियम है, तो किस में टूटा, 4K पॉजिटिव में टूटा। भाई 4 पोटेशियम है ना, एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, 2 पे कितना होता है, +2 होता है। अब यहाँ पर 4 है तो कितना होगा, कितना होगा भाई, +4 होगा, तो 4K प्लस हो गया। अब ये कैसे टूटेगा, FeCN का होल टाइम्स कितना हो गया, 6 हो गया, और इस पे कितना चार्ज आएगा बताइएगा सोच के, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। अब कहेंगे भैया क्यों आया है, या तो +1 है, अरे भाई +1 एक पोटेशियम पे, यहाँ कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, इसका मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है, और 4 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी जाकर के पूरा कंपाउंड ओवरऑल क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ये इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो मतलब काउंटर आयन कितने हैं यहाँ पर, 4 है भाई, 4 पोटेशियम है ना, एक पे कितना चार्ज है, +1 है, 2 पे कितना हो गया, +2, और 4 पे कितना हो गया, +4 हो गया, तो इधर +4 हो गया, तो इधर कितना हो गया, -4 हो गया। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज दैट कंपाउंड इन विच द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी ए नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको कहते हैं हम लोग अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव हो तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसको भी देखिएगा क्या होते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, जैसे Cr दे दिए हैं, चलिए कॉपर लेते हैं, तो कॉपर ले लिया है, इसके साथ 2 वाटर जोड़ दिए हैं, और एक क्या जोड़ दिया है, 2 इसके साथ साइनाइड जोड़ दिए, तो ये जोड़ दिए हैं। अब इसको किसके अंदर डाला है, वाटर के अंदर डाला है, तो बताइए ये हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं होगा, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा पानी में डालने पर, तो ये पानी में डालने पर डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होती या कहीं कभी भी फर्दर डिसोसिएट नहीं होती। तो ये जैसी है वैसी रहती है। तो क्या होगा, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो नॉट हाइड्रोलाइज्ड कहें तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, नॉट हाइड्रोलाइज भी कह सकते हैं, और नॉट डिसोसिएट होते हैं, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बताइए कोई चार्ज है, कोई दिख रहा है आप लोगों को चार्ज, नहीं दिख रहा है, ना तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर हम लोग कहते हैं नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। अनायनिक किन्हें कहते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम लोग अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है।
अब देसी भाषा में आप कैसे पहचानोगे कि कौन कटायनिक है, कौन अनायनिक है और कौन न्यूट्रल है? तो यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद हुआ, यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद हुआ तो याद रखना वो 100% कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले हुआ, यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले हुआ तो वो 100% क्या होगा? अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो यदि काउंटर आयन ना आगे हो और ना पीछे हो तो उस केस में जो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा या कहें कि वो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। और साथ में इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो तभी वो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या कहें कि हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो अब हम लोग नेमिंग के ऊपर चल रहे हैं, तो देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे। चलिएगा अब हम लोग नेमिंग के ऊपर आते हैं और देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे इनकी। तो इसको पहले मिटा देते हैं और फिर नेमिंग के ऊपर आते हैं। तो बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो कटायनिक होते हैं। कितने तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? 2 तरह के होते हैं। एक तो कैसे होते हैं? आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं? नॉन आयनिक होते हैं। नॉन आयनिक का नाम क्या होता है? दूसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब जो आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो कटायनिक होते हैं और दूसरे अनायनिक होते हैं। कटायनिक कौन होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और अनायनिक कैसे होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो तो उनको हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। देखिएगा अब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो अब देखिए, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। एक तो कटायनिक होते हैं, दूसरे अनायनिक होते हैं और तीसरे कौन होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ले रहे हैं। तो नेमिंग ऑफ कटायनिक, नेमिंग ऑफ कटायनिक एंड न्यूट्रल, नेमिंग ऑफ कटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ कटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। देखिए जो कटायनिक होते हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो इनकी नेमिंग के सेम रूल होते हैं। क्या होते हैं? सेम रूल होते हैं। जबकि जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग के क्या होते हैं? डिफरेंट रूल होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ कटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो कटायनिक कैसे होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किन्हें कहते हैं हम लोग? जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। तो पहचान कैसे होती है कटायनिक की? यदि मैं कहूँ देसी भाषा में, तो यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद है तो वो कटायनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कटायनिक होते हैं। या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर डायरेक्ट चार्ज दे दे तो भी वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो देखिएगा नेमिंग करते हैं। देखिए ये आप लोगों के पास एक कंपाउंड दे दिया है CuNH3 का होल टाइम्स 4 है और इसका नाम हम लोगों को करना है। तो चलिएगा पहले इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। देखिए Cu है यहाँ पर, अमोनिया कितने हैं यहाँ पर? 4 अमोनिया है। तो 4 अमोनिया को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो ये अमोनिया हो गया, तो ये 4 अमोनिया हो गया। तो ये 4 अमोनिया हम लोगों ने इस तरह से लिख दिए। तो ये 4 अमोनिया है। अब हर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास एक क्या है? लॉन पेयर है। और लॉन पेयर हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है? SO4 है। तो ये क्या करता है? ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर या अपना लॉन पेयर कॉपर को क्या करता है? डोनेट कर देता है। और जैसे ही कॉपर को डोनेट करता है तो इसके साथ बना लेता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तो कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 4 अमोनिया थे, चारों अमोनिया ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा कॉपर को और कॉपर के साथ क्या बना लिया है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया है। ये जो एरो सा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से हम लोगों ने बना लिया है। देखिएगा अब नेमिंग जब भी हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की करते हैं तो उसके नेमिंग के कुछ क्या होते हैं? रूल होते हैं। तो यदि वो रूल आप लोगों को आते हैं तो आप लोग नेमिंग आराम से कर देंगे। और यदि आप लोगों को रूल नहीं आते हैं तो आप लोग नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा पहले बच्चों हम लोग रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या होता है। अच्छा पहले मुझे ये बताइएगा कि हम लोग इनको क्या कहते हैं? ये कौन है यहाँ पर? सेंट्रल
कौन है ये? सेंट्रल मेटल कौन है? एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। NH4 यहां पर कौन है? लाइगेंड्स। और SO4 कौन है यहां पर? काउंटर आयन। तो ये काउंटर आयन हो गया। और NH3 कौन है? लाइगेंड्स है यहां पर। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सब क्या कहलाते हैं? लाइगेंड्स कहलाते हैं। और ये कौन होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। क्यों है ये सेंट्रल मेटल एटम? क्योंकि ये 4 अमोनिया से क्या है? घिरा हुआ है। ये अमोनिया के क्या है? सेंटर में है, तो इसलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। देखिएगा रूल क्या होते हैं, रूल समझिएगा रूल क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहती है? IUPAC कमेटी। तो रूल नंबर 1 कहती है कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लाइगेंड्स का नाम लिखना है। तो पहला रूल ये है कि सबसे पहले लाइगेंड्स का नाम लिखिए और उसके नंबर रिप्रेजेंट करिए डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा एंड हेक्सा से। तो पहला रूल ये है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लाइगेंड। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लाइगेंड। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लाइगेंड का नाम लिखना है। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लाइगेंड एंड देयर नंबर represented by डाई। डाई कब लगाना है? जब 2 होगा। ट्राई कब लगाना है? जब 3 होगा। टेट्रा कब लगाना है? जब 4 होगा। और पेंटा कब लगाना है? जब 5 होगा। और हेक्सा कब लगाना है? एंड हेक्सा कब लगाना है? जब कितना होगा? 6 होगा। तो समझिएगा, देखिएगा। तो पहले क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लाइगेंड। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लाइगेंड्स का नाम लिखना है। तो लाइगेंड्स कौन है? यहाँ पर अमोनिया है। तो सबसे पहले लाइगेंड्स का नाम लिखना है और उसके नंबर रिप्रेजेंट करने किससे? डाई से, ट्राई से, टेट्रा से, पेंटा से और हेक्सा से। मतलब 6 हुए तो हेक्सा, 5 हुआ तो पेंटा और 4 हुआ तो टेट्रा का इस्तेमाल करना है। अब देखिएगा बच्चों, अब जब NH3 होता है, याद रखिएगा, देखिए जो NH3 होता है, ऐसे तो इसका नाम अमोनिया होता है। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अमीन नाम होता है। क्या नाम होता है? अमीन होते हैं। देखिए ऐसे तो NH3 का नाम अमोनिया है, मगर जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक लाइगेंड की तरह काम करेगा तो तब इसको वैज्ञानिक लोग या तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। तो देखिएगा कैसे नाम करेंगे इसका। तो यहां पर जगह नहीं रही है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ये समझ आ गया होगा। अब यहां पर इसका क्या लिख देते हैं? नाम लिख देते हैं। तो चलिएगा देखिएगा नाम कैसे करेंगे। अब पहला रूल तो यही है, तो किसका नाम लिखना है? लाइगेंड्स का नाम लिखना है। तो लाइगेंड्स कौन है? NH3 है। और NH3 को क्या कहते हैं हम लोग? अमीन कहते हैं। कितने हैं अमीन? यहाँ पर 4 है। तो इसका नाम हो गया बच्चों टेट्रा अमीन हो गया। तो टेट्रा इसलिए यूज करा हम लोगों ने क्योंकि 4 है। और अमोनिया को क्या कहते हैं हम लोग? अमीन कहते हैं। जब ये किसकी तरह एक्ट करता है? लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। दूसरा नाम क्या होता है? रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 ये है कि जब आप लोग लाइगेंड का नाम लिख लें तो फिर किसका नाम लिखना है? सेंट्रल, किसका नाम लिखना है? फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है और साथ में इसकी क्या लिखनी है? एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। तो समझिएगा, जब आप लोग लाइगेंड्स का नाम लिख ले तो उसके बाद आप लोगों को किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है और साथ में सेंट्रल मेटल एटम की क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। और किस में लिखनी है? रोमन नंबर में लिखनी है। और किसके अंदर लिखनी है? ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो देखिएगा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है 4 जोन 8 होते हैं। तो 4 जोन 8 होते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो जितना जिसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? स्टेट होगी। यदि किसी के ऊपर +2 चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। किसी के ऊपर +3 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। किसी के ऊपर -2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है सिंपल, 4 यूनिट है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहला रूल क्या है? लाइगेंड्स का नाम लिखना है और उसके नंबर रिप्रेजेंट करने हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा से।
तो यहाँ पर क्या कौन है लाइगेंड, अमोनिया है। तो कितने थे, 4, तो टेट्रा लिख दिया है। NH3 को क्या कहते हैं, अमीन लिख दिया है। अब किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो कौन है सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर कॉपर है, तो हम लोगों ने कॉपर लिख दिया, तो कॉपर लिख दिया। अब इसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। तो इसको एक्स मान लिया है, प्लस का साइन लगाते हैं उसके बाद हर एलिमेंट के बाद या मॉलिक्यूल के बाद, तो प्लस का साइन लगा दे। कितने अमोनिया है यहाँ पर, 4 है। अमोनिया पे 4 जीरो होते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, तो जीरो हो गया है। अब यहाँ पर सल्फेट है, तो कितने सल्फेट है, यहाँ पर 1 सल्फेट है। कितना सल्फेट पे चार्ज होता है, -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब सोल्व करिएगा इसको, तो x ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कॉपर है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 2 है। तो हम लोगों ने अब इसके कॉपर की क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखनी है, रोमन नंबर में, और किसके अंदर लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर है, ये भी लिख दिया है। अब रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 को भी समझिएगा। जब आप लोग सेंट्रल मेटल एटम को लिख दें, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें रोमन नंबर में, और किसके अंदर लिख दे, ब्रैकेट के अंदर लिख दे, तो तब आप लोगों को किसका नाम लिखना है, काउंटर आयन का नाम लिखना है। काउंटर आयन कौन होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर होते हैं ना, इनको काउंटर आयन कहते हैं। तो SO4 को क्या कहते हैं हम लोग, सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो बच्चों इसका जो नाम हो गया वो क्या नाम हो गया, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट नाम हो गया। क्या नाम हो गया, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों रूल को और आगे चलते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लाइगेंड का नाम लिखना है, और उसके नंबर रिप्रेजेंट करने किससे, 2 होए तो डाई लिखना है, 3 होए तो ट्राई लिखना है, 4 होए तो टेट्रा, 5 होए तो पेंटा, और 6 होए तो हेक्सा का इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहाँ पर 4 थे तो हम लोगों ने टेट्रा ठोक दिया है। NH3 को ऐसे तो अमोनिया कहते हैं, मगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम होता है अमीन। क्या नाम होते हैं, अमीन। सबके नाम होते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो अमीन होते, तो 4 थे तो टेट्रामीन हो गया। उसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। साथ में उसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ये बताना है कि उस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है। तो बता दिया है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर लिख दिया है। कितना चार्ज है कॉपर के ऊपर, 2 है। यहाँ से हम लोग निकाल चुके, तो सेकेंड लिख दिया है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ये रोमन नंबर में लिखनी है, और ब्रैकेट के क्या लिखनी है, अंदर लिखनी है। जब आप ये दोनों काम कर लें तो उसके बाद किसका नाम लिखना है, काउंटर आयन का नाम लिखना है। और काउंटर आयन का भी नाम वही लिखना है जो उसका रियल में नाम होता है। जैसे SO4 को रियल में क्या कहते हैं हम लोग, सल्फेट कहते हैं, तो सल्फेट है, तो इसका नाम हुआ इस कंपाउंड का बच्चों टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट होता है। क्या नाम है, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 3 रूल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का क्या करना है, नेम करना है। अब यदि आप इसका नेम कर देंगे तो ये तीनों रूल आपको आ गए हैं, और यदि नहीं कर पाए तो भैया ठीक है, दोबारा देखिएगा और फिर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहां पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसका नाम बताइएगा, ठीक है, कि इसका नाम क्या होता है। चलिए इसको मैं मिटा चुका हूं। अच्छा बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि एटम के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, वही कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है सिंपल, चार्ज ऑन इट होते हैं, कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। अब जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे ये Cr लिख दिया है मैंने, अब यहां पर लिख दिया H2O लिख दिया है, Cr हो गया, H2O हो गया है, H2O का होल टाइम 6 हो गया है। और भाई साहब जी यहां पर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया NO3 लिख दिया है, और NO3 का भी होल टाइम्स 2 कर दिया है। अब आपसे कहा जाए कि इसका नाम बताइए, कि इसका नाम क्या होगा, तो बताइए पहले साहब जी कि यहाँ पर Cr कौन है, Cr सेंट्रल मेटल एटम है, नाम इसका क्रोमियम है। H2O कौन है, वाटर है, और यहाँ पर ये क्या कहलाता है, वाटर, लाइगेंड्स कहलाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भाई साहब बैठा हुआ, इसका नाम क्या है, काउंटर आयन है। क्या नाम है, काउंटर आयन है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लाइगेंड का। अच्छा देखिए, ऐसे तो H2O को हम लोग वाटर कहते हैं, मगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो H2O होता है, जब ये लाइगेंड की तरह काम करता है तो इसका नाम एक्वा होता है। क्या नाम होता है, एक्वा होता है। भाई हर के नाम अलग होते हैं, सभी के नाम होते हैं। जैसे हम लोग अमोनिया को अमीन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनके अपने नाम होते हैं। तो कितने हैं वाटर, यहाँ पर 6 हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हेक्सा बोलेंगे। अब वाटर है तो वाटर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वा बोलेंगे, तो हेक्सा एक्वा हो गया। 6 तो 6 को हेक्सा कह दिया है।
वाटर को क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, तो हो गया है। इसके बाद किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। तो कौन है सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम है जी। साथ में इसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये भी बताना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो कितना चार्ज है साहब देख लीजिएगा। चलिएगा क्रोमियम को क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। मान लिया कितने वाटर है यहाँ पर, 6 हैं। तो वाटर के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर के ऊपर भी चार्ज 0 होता है। जैसे अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है तो वाटर के ऊपर भी चार्ज 0 होता है। चलिएगा भाई साहब जी, इधर नाइट्रेट कितने हैं, 2 है। और एक नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। और पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 है। ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो चलिएगा 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, -2 = 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि क्रोमियम के ऊपर यहाँ चार्ज कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है क्रोमियम सेकंड लिख दिया है। क्या लिख दिया साहब जी, क्रोमियम सेकंड लिख दिया। तो बता रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। रोमन नंबर में लिखना होता है और हमेशा याद रखना है ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। अब किसका नाम लिखना है साहब जी, काउंटर आयन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, काउंटर आयन का। तो काउंटर आयन कौन होते हैं, NO3। और NO3 को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। तो सीधा नाइट्रेट लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये भी बात याद रखिएगा, जो काउंटर आयन होते हैं उनके हम लोग नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते कि 2 है, 3 है, 4 है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं कि डाइनाइट्रेट होता है। बट यदि डाइनाइट्रेट लिख दिया तो गलत नहीं होता है। बट ज्यादातर किताबों में नाइट्रेट टर्म ही यूज करते हैं कि काउंटर आयन के नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि 5 है, 6 है, 2 है, 1 है। तो सीधा जो भी है बस उधर को ठोक देते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया। बट यदि डाइनाइट्रेट लिख दिया तो चलेगा, बट ज्यादातर किताबों में नाइट्रेट ही लिखा हुआ है। तो इसका नाम हुआ हेक्सा एक्वा, क्रोमियम सेकेंड, और क्या नाम हो गया, नाइट्रेट हो गया। चलिएगा एक और नेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिएगा भाई साहब जी, इधर यहाँ पर निकल लिख रहे हैं, Na लिख दिया है इधर। इधर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चलिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन निकल हो गया यहाँ पर H2O का होल टाइम्स कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ये साइनाइड लिख देते हैं और इसको पूरे को बंद कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसका नाम बताइएगा कि इसका नाम क्या होता है। तो चलिएगा, अब ऐसे तो करे भी नहीं है आप लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, अभी बता देंगे इसको, क्योंकि चौथा रूल आपको बताना है। इधर थोड़ा पहले आसान सा ले लेते हैं। तो चलिएगा इधर प्लाटिनम लिख देते हैं। चलिए प्लाटिनम लिख देते हैं। तो इधर प्लाटिनम हो गया, कौन हो गया इधर साहब, प्लाटिनम हो गया। इधर ऐसे ही लिख देते हैं, किसी को भी H2O को लिख देते हैं। H2O का होल टाइम्स कितना लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। और ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ब्रैकेट पे नहीं लिख देते, सीधा ऊपर ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2+ लिख देते हैं। आपको कहते हैं इसका नाम बताइएगा, इसका नाम क्या होता है। तो पहले बताओ कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कटायनिक है या नॉन आयनिक है। तो साहब कटायनिक है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज दे दिया है, +2 दे दिया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो डेफिनेटली कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कटायनिक होते हैं। तो चलिएगा नाम करिएगा, नाम क्या होगा भाई साहब जी। अब नाम देखते हैं क्या नाम होने वाला है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लाइगेंड का। और वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा कहते हैं। कितने पानी है यहाँ पर, 6 हैं। तो क्या नाम हो गया इसका, हेक्सा नाम हो गया। तो 6 के लिए हेक्सा यूज करा है। और पानी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। वाटर को एक्वा कहते हैं जब वो लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। पीटी कौन सा मेटल होता है, प्लाटिनम होता है। कौन होता है, प्लाटिनम होते हैं। तो प्लाटिनम हम लोगों ने यहाँ पर ठोक दिया है, तो ये प्लाटिनम लगा दिया है यहाँ पर। तो हेक्सा एक्वा प्लेटिनम हो गया है। अब देखिएगा काउंटर आयन तो है नहीं भाई साहब के ऊपर। तो चलिएगा पहले चार्ज निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं तो थोड़ा बता देते हैं शुरू में। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, प्लेटिनम को x, क्योंकि इसी पे चार्ज पता करना है। कितने वाटर है यहाँ पर, 6 हैं। तो एक पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब काउंटर है नहीं भाई इसके ऊपर, तो ओवरऑल चार्ज कितना है भाई के ऊपर, कितना है, +2 चार्ज है। कितना है रे, +2 है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रहा +2 है। तो +2 चार्ज है इसके ऊपर भाई। ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज है। अब देखिएगा 6 की गुणा किससे करिएगा, 0 से, तो 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब है प्लैटिनम पे चार्ज कितना है, 2 है। तो हेक्सा एक्वा प्लैटिनम क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब भैया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज दे दिया है सीधा ही, तो हम लोगों को बाद में क्या ठोकना होता है, आयन ठोकना होता है। तो इसका नाम हो गया है हेक्सा एक्वा प्लैटिनम सेकंड आयन हो गया। क्या नाम हो गया, हेक्सा एक्वा प्लैटिनम सेकंड आयन होता है। चलिएगा नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। क्या बताते हैं भाई, नेक्स्ट रूल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है जी। अब नेक्स्ट रूल, 3 रूल तो पढ़ चुके हैं और 3 रूल पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो देखिएगा चौथा रूल क्या कहते हैं आप लोगों को। पहले कंपाउंड देख लीजिएगा, फिर रूल चौथे पे भी आ जाएंगे। इधर यहाँ पर कौन हो गया, Cr हो गया। इधर हम लोग H2O ठोक रहे हैं। कितना ठोक रहे हैं, यहाँ पर 4 ठोक रहे हैं। इधर साइनाइड है, तो साइनाइड को कितना ठोक देते हैं, 2 ठोक देते हैं। और इसको पूरे को हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं।
आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा तो इसका नाम क्या होता है? देखिएगा भैया, ये जो साइनाइड होता है सबसे बड़ा रुपया, तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, ये भी बात रखना। साइनाइड पे कितना हो चार्ज होता है? -1 होता है। ऐसे तो CN को हम लोग साइनाइड कहते हैं, केमिस्ट्री में साइनाइड कहते हैं। जब ये साइनाइड लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? साइनो कहते हैं। तो ऐसे तो CN क्या कहलाता है? साइनाइड। और जब ये लाइगेंड के, तो CN को हम लोग ऐसे तो साइनाइड कहते हैं, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम क्या होता है? साइनो होता है। तो साइनो से कौन बनती है? सन्नो। कौन बनती है? अरे सन्नो। तो सन्नो नहीं है, ये साइनो है। कौन है भाई? साइनो है। चार्ज कितना होता है साइनो पे या सन्नो पे? कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो चलिएगा साहब जी, देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या कहती है IUPAC कमेटी। रूल नंबर 4 में क्या कहती है? अच्छा बताइएगा, यहाँ पर ये Cr कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। H2O कौन है भाई? लाइगेंड से। CN भी कौन है भैया? लाइगेंड से। अब देखिएगा भैया, जो भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें जो सबसे पहले बैठा रहता है, ये सबसे पहले बैठने वाला कौन होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। उसके बाद में जो भी कुछ इससे जुड़े रहते हैं ना, जो वो सब जो होते हैं वो कौन होते हैं? लाइगेंड्स होते हैं। तो वाटर भी यहाँ लाइगेंड्स है और साइनाइड भी कौन है यहाँ पर? लाइगेंड्स है। अब देखिएगा, ये वाटर भी लाइगेंड्स है, साइनाइड भी लाइगेंड्स है। तो IUPAC कमेटी कहती है, अच्छा इसमें कितने लाइगेंड्स है? 2 तरह के हैं, एक तो वाटर है और दूसरा कौन है? साइनाइड है। तो IUPAC कमेटी कहती है कि यदि आपके पास डिफरेंट लाइगेंड्स हो, क्या हो आपके पास? डिफरेंट लाइगेंड्स हो, तो वो हमेशा लिखे जाते हैं किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या हुआ कि डिफरेंट लाइगेंड्स, नेक्स्ट रूल है कि डिफरेंट लाइगेंड्स रिटन अपने आप से पूरा कर लेना भाई नोट्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखता हूं कि इफ डिफरेंट लाइगेंड्स या डिफरेंट लाइगेंड्स आर प्रेजेंट, या कि डिफरेंट लाइगेंड्स आर रिटन कर देता हूं। डिफरेंट लाइगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल क्या भाई? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते। तो समझिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके पास और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई तरह के लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो उन लाइगेंड्स को हमेशा लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है आप लोगों को उनको लिखना है ABCD के अनुसार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, ये तो शॉर्ट में लिख दिया है मैंने कि डिफरेंट लाइगेंड्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। कि यदि बहुत तरह के लाइगेंड्स प्रेजेंट हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो हमेशा लिखे जाते अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, ABCD के अनुसार। तो चलिएगा भैया इसका नाम लिख लेते हैं। तो H2O को क्या कहते हैं? एक्वा उधर लिखा हुआ, तो एक्वा का पहला अक्षर क्या होता है? A होता है। साइनाइड को क्या कहते हैं? साइनो। साइनो का पहला अक्षर क्या होता है? C होता है। चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेप दीजिएगा, पहले A आता है या C आता है? A आता है। कितने A हैं? 4 हैं। तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग? टेट्रा कहते हैं। तो टेट्रा हो गया। H2O को क्या कहते हैं हम लोग? एक्वा कहते हैं। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वा हो गया। तो टेट्रा एक्वा हो गया है। साइनाइड कितने हैं? 2 हैं। तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और साइनाइड को क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, उधर लिखा भी हुआ है। तो टेट्रा एक्वा डाई साइनो है। Cr को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम है। भाई जब लाइगेंड के नाम लिख लें तो किसका नाम लिखना होता है? सेंट्रल मेटल एटम का। और साथ में इसकी क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिएगा भैया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा इधर। तो क्रोमियम को क्या मान लेते हैं हम लोग? X। देखिएगा आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं तो आपको स्मार्टली काम करना है, छोटे बच्चों जैसा काम नहीं करना है। तो देखिएगा चार्ज कैसे निकालेंगे। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस वायंस भी नहीं दे रखा है। तो कंपाउंड्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है, तो क्रोमियम को X माना है। इधर वाटर है, वाटर न्यूट्रल है, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। साइनाइड कितने हैं? 2 है। एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो ठीक है, -1 होता है। तो 2 पे कितना हो गया? -2। और उधर जाके क्या हो जाएंगे? +2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 2 आएगी। या कहीं कि क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए एक बार फिर देख भी लीजिए, नहीं तो कहेंगे जल्दी में बता दिया मास्टर ने। तो x प्लस कितना हो गया? 4 × 0 हो गया। तो कितना हो गया? 2। और 1 पे कितना हो गया? -1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। भैया ये पूरा 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस कितना हो गया? 2 इक्वल्स टू 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसका मतलब क्रोमियम पे चार्ज कितना है भैया? यहाँ 2 है। अब किस में लिखना है? ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है और किस में लिखना है? रोमन नंबर में लिखना है। तो क्रोमियम सेकंड हो गया है, तो बाकी कुछ है ही नहीं है। तो यहीं पे नाम भी खत्म हो गया। देखिए क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन तो है नहीं। अब काउंटर आयन है नहीं, ऊपर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो आयन लिखने की जरूरत है और काउंटर आयन है ही नहीं, तो लिखे कहाँ से? तो इसका नाम इतना ही हो गया। तो नाम क्या हुआ इसका? टेट्रा एक्वा डाइसाइनो क्रोमियम सेकंड हो गया। क्या नाम हो गया? टेट्रा एक्वा डाइसाइनो क्रोमियम सेकंड हो गया।
चलिएगा, तो आपको आ गया होगा रूल नंबर 4 कि यदि आपका कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के लाइगेंड्स हो, तो आप लोगों को उन्हें हमेशा लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं और आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा, ये कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई कंपाउंड्स ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं जैसे Zn ले लेते हैं, तो जिंक ले लेते हैं, तो जिंक को ले लिया है। चलिए जिंक ले लिया है यहाँ पर साहब जी। यहाँ पर कौन ले लिया है? H2O ले लिया है। दूसरा यहाँ पर कौन ले लिया है? साइनाइड ले लिया है। एक यहाँ पर नाइट्रो को भी ठोक देते हैं क्योंकि ठोकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो नाइट्राइट ले लिया है। अब चलिएगा बाद में यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। तो कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा साहब, मैंने अपनी तरफ से दे दिया साहब, किताब में नहीं है, बट आपको यदि इसका नाम लिख दिया तो किताबों के कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर किताबों को तो खटाखट 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 लिख देंगे। चलिए इसका नाम करिएगा। तो बताइए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जिंक है, तो जिंक सेंट्रल मेटल एटम है। लाइगेंड्स 3 तरह के हैं इसमें भाई, वाटर लाइगेंड्स है, साइनाइड लाइगेंड्स है, NO2 नाइट्रो भी लाइगेंड्स है। तो भैया अब देखिएगा, H2O को तो एक्वा कहते हैं, साइनाइड को साइनो कहते हैं, और NO2 को क्या कहते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ भैया, NO2 पे कितना चार्ज होते हैं? -1। ऐसे भी तो ऐसे ये नाइट्रो होता है, इसको ऐसे तो इसको NO2 को नाइट्राइट आयन कहते हैं। क्या कहते रे? नाइट्राइट आयन कहते हैं। चलिए NO2 की जगह NO3 कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाइट्राइट हो गया, NO3 कर लीजिएगा। तो NO3 कर लिया हम लोगों ने, तो NO3 है। ऐसे तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? NO3 को नाइट्रेट आयन कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम लोग इसको नाइट्रो कहते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। कितना होता है भाई? -1 होता है। चलिएगा कर लेते हैं हम लोग इसको। अब करिएगा, वाटर का पहला अक्षर क्या है? A, साइनाइड का पहला अक्षर क्या है? C, और नाइट्रो का पहला अक्षर क्या है? N है। तो साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दीजिए और खटाखट लिख दीजिएगा। तो पहले A आता है, तो पहले क्या लगेगा? एक्वा आ जाएगा। उसके बाद C आता है, तो क्या लिख दीजिएगा? साइनाइड से क्या बना? साइनो बन गया। NO3 को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रो कहते हैं। तो क्या बन गया है? एक्वा साइनो नाइट्रो। अब यहाँ पर कौन है भैया? जिंक है। कौन है भैया? जिंक है। अब इस पे चार्ज निकालो, जिंक पे कितना होता है? अब ठीक है, जिंक पे ऐसे तो जर्नली +2 होता है। कितना होता है भैया? +2 होता है। तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बट यहाँ पर 3 आएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे 2 होते हैं नॉर्मली। अब यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अब आप वहाँ कहेंगे कि 2 होता है तो उन्हें 3 क्यों दे दिया है? ठीक है, बुड़बक कहीं का। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन है आपको वैसा ही उत्तर लिखना है, चाहे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कुछ भी क्यों ना हो रियलिटी में। तो एक्वा हो गया है, एक्वा लिख दिया है, CN से साइनो लिख दिया है, नाइट्रो लिख दिया, जिंक हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। देखिएगा आप सीधा निकाल रहे हैं हम लोग। इसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। वाटर पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल है तो 0 हो गया है। इधर -1 है, साइनाइड पे -1 होता है, नाइट्रो पे भी -1 होता है, और क्लोरीन पे भी -1 हो गया। तो कितने -1 हो गए? 3 माइनस हो गए। और उधर जाके क्या हो जाते हैं? +3 हो जाते हैं। तो जिंक क्या हो जाता है? 3rd हो जाता है। तो जिंक 3rd है। क्लोरीन को कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं हम लोग? क्लोराइड कहते हैं। तो ये क्लोराइड हो जाता है। यहाँ पर क्लोरो मत लिख देना, क्लोरो तो तब लिखा जाता है जब क्लोरीन लाइगेंड की तरह एक्ट करती है। तो नॉर्मल कॉमन सिस्टम में क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम हो गया एक्वा साइनो नाइट्रो, जिंक 3rd, और क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। चलिएगा, तो इस तरह से 3 रूल आप लोगों के खत्म हो गए हैं। अब हम लोग अगले रूल्स पर चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है उस रूल्स को देख लेते हैं, और उस पर थोड़े अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसको समझना भी है। देखिएगा भाई, इसको थोड़ा सा यहाँ से भी मिटा देते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये NO3 हो गया। NO3 पे कितना होता है? -1 चार्ज होता है। अब इधर को थोड़ा नीचे को खींच देते हैं इसको। अब चल लेते हैं इधर को। देखिएगा, जो नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है, और रूल नंबर 5 पे नज़र मारना आप लोगों को क्या होता है। रूल नंबर 5 है, ये आप लोगों को एक कंपाउंड दे दिया Cu, En का होल टाइम्स 2, और ओवरऑल कंपाउंड्स के ऊपर कितना चार्ज दे दिया है? +2 दे दिया है। अब आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखेगा साहब, तो पहले En की फुल फॉर्म देख लीजिए और स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। En नाम का जो कंपाउंड होता है, इसका केमिस्ट्री में नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन डाइअमीन होते हैं। क्या नाम होता है भैया? इथाइलिन डाइअमीन होता है। तो इथाइलिन डाइअमीन तो क्या होता है? कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है। इसी का IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है भैया? इथेन 1,2 और डाइअमीन होते हैं। क्या होते हैं? इथेन 1,2 डाइअमीन होता है। तो En की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन।
तो इथाइलिन डाइअमीन तो कॉमन नेम है, और इथेन 1,2 डाइअमीन क्या है, IUPAC नेम है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो CH2, इधर भी क्या हो गया CH2, और इधर को क्या जोड़ दिया भाई हम लोगों ने, NH2 जोड़ दिया है, और इधर भी क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया। नंबरिंग करिएगा 1 और 2 हो गया। अब देखिए भैया, दो कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं, तो इधर एथ लिख दिया है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दिया हम लोगों ने, एन लगा दिया है। ये NH2 जो होता है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी अमीन का। किसका फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें जो सफिक्स लगता है वो अमीन लगता है। जैसे एल्डिहाइड होता है ऐसे ही प्राइमरी अमीन होता है। जैसे एल्डिहाइड में सफिक्स अल लगता है, ऐसे ही प्राइमरी अमीन में सफिक्स क्या लगता है, अमीन लगता है। अब देखिएगा, तो दो थे तो एथ लगा दिया है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा दिया है। अब ये अमीन कहाँ कहाँ पे जुड़े हैं बड़वा, ठीक है, एक तो पहली पोजीशन पे जुड़े हैं और एक कहाँ जुड़े हैं, दूसरी पोजीशन पे। तो 1,2 हो गया, कोमा लगाना जरूरी है, नहीं तो 12 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 1, क्या हो गया है, 2 हो गया, तो 1,2 है। अब 2 है ना, तो 2 के लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, बुड़बक डाई यूज कर रहे हैं, तो डाई हो गया। और NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन, तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। तो इथेन 1,2 डाई अमीन, तो इसका क्या होता है, IUPAC नेम होता है। और कॉमन नेम क्या होता है इस कंपाउंड का, इस साहब जी का कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाई अमीन होता है। और इस कंपाउंड को शॉर्ट में हम लोग भाई लिख देते, EN लिख देते, क्योंकि साहब जी इतना बड़ा कौन लिखेगा, इतने बड़े में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग EN लिख देते, तो EN का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमीन होता है। अब ये भी बात याद रखिएगा कि इसके नाम में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है भैया। तो जिनके नाम में डाई ही आ रहा हो, नाम में ही पहले डाई आ रहा हो, तो जिनके नाम में डाई आ रहा हो तो उनके नंबर हमेशा डाई, ट्राई वगैरह और टेट्रा से रिप्रेजेंट नहीं करते। सुनिए दोबारा से, जो इथेन 1,2 डाई अमीन है, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। या इथाइलिन डाई अमीन बोले तो भी नाम में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो ऐसे लाइगेंड्स के नाम, ये ऐसे लाइगेंड्स के नंबर हम डाई से, ट्राई से, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो किससे रिप्रेजेंट करते भैया बता दीजिएगा। तो हम लोग ऐसे लाइगेंड्स के जो नंबर होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं भैया, किससे करते हैं, 20 से करते हैं। यदि 2 हुए ऐसे लाइगेंड तो 20 यूज करते हैं, 2 के लिए 20 है। 3 हुए तो क्या यूज करते हैं, ट्रिस यूज करते हैं, तो 3 के लिए होते हैं। और 4 हुए तो साहब जी टेट्रा किस का इस्तेमाल करते हैं, तो 4 के लिए टेट्रा किस यूज करते हैं भैया। किस विस ऐसा नहीं है, अलग टाइप का किस है, ठीक है। तो टेट्रा किस है। और 5 हो तो क्या यूज करते हैं, पेंटा किस है। अब किसके नाम से तो बड़ा खुश हो गए होंगे ना, किस करना है, तो ठीक है। 2 के लिए 20 यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करते हैं, और 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा किस होते हैं। यदि 6 हो तो हेक्सा किस का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि 6 में होते नहीं है, तो 6 में तो दिक्कत हो जाती है। तो 20 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, और 4 के लिए टेट्रा किस, और 5 के लिए पेंटा किस का इस्तेमाल करते हैं। पहले समझिएगा, IUPAC कमेटी कह रही है कि यदि कोई ऐसा लाइगेंड हो जिस लाइगेंड के ही नाम में डाई और ट्राई आ रहा हो, तो ऐसे लाइगेंड्स के जो नंबर हैं वो कभी भी हम डाई से या ट्राई से या टेट्रा से या पेंटा और हेक्सा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे लाइगेंड के जो नंबर है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिस से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 हो तो टेट्रा किस और 5 हो तो पेंटा किस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लाइगेंड को हमेशा लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए क्लास 12th जो है उसमें सिर्फ इथाइलिन डाई अमीन ही है जिसमें आपको 20 और ट्रिस यूज करना है। बाकी कोई भी ऐसा लाइगेंड नहीं है जहां पर आपको 20 और ट्रिस का क्या करना है, यूज करना है। तो आप लोग खुश हो जाइएगा, सिर्फ इथाइलिन डाई अमीन के अंदर, ये इथेन 1,2 डाई अमीन के अंदर ही आप लोगों को 20 ट्रिस का यूज करना है, टेट्रा किस का यूज करना है। बाकी कोई भी लाइगेंड ऐसा नहीं है 12वीं के लेवल पे जहां पर आप 20 ट्रिस का क्या करें, यूज करें। तो वहां पर बाकी सब आप लोगों को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, नाम करते हैं, इसका नाम करते हैं। तो बताइए EN क्या है, इथाइलिन डाई अमीन। नाम में भाई के डाई आ रहा है, तो नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डाई से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो किससे करेंगे, 2 है यहाँ पर, तो 2 के लिए क्या करते हैं, 20 यूज करते हैं। और याद रखना है ऐसे लाइगेंड को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं भाई, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो EN को क्या कहते हैं, EN को कहते हैं हम लोग इथेन 1,2 और क्या कहते हैं, डाई अमीन कहते हैं। तो इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। चलिएगा भाई, इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। अब क्या करना है इसके बाद भैया जी, इसके बाद आप लोगों को सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। आधे बच्चे बोलेंगे मेरे को
कि सर यदि हम लोग यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन लिख देते तो भैया यदि आप लोग इथाइलिन डाइअमीन लिख देते हैं तो भी आपका नाम सही होता, तो भी आपका नाम गलत होने वाला नहीं था। तो ऐसे भी नाम इनका इथाइलिन डाइअमीन होता है या इथेन 1,2 डाइअमीन होता है। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं तो भी इनका नाम वही रहता है जो इनका रियल में नेम होता है। तो 20 इसलिए लगाया क्योंकि 2 थे, 2 के लिए हम 20 यूज करते हैं। ऐसे लाइगेंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते तो इसलिए इथेन 1,2 डाइअमीन लिख दिया है ये वाला। अब कौन आग बचा है? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखिए। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर? कॉपर है। कौन है यहाँ पर? कॉपर होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है। ये भी बात याद रखना कि जो इथाइलिन डाइअमीन है ये इथेन 1,2 डाइअमीन है, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो चलिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। अब देखिएगा कॉपर को क्या मान लेते हैं हम लोग? X मान लेते हैं। ये इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो चार्ज कितना है? 0 है। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 2 है। भैया इधर देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2 है, तो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0 है। यदि 2 है, यदि ये ना होता प्लस 2 ना होता तो फिर ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना होता? 0 होता है। बट यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज दे दिया? 2 दे दिया, तो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 2 है। कभी आप 0 लिख के बैठ जाओ तो थोड़ा देखा करो वहां पे ध्यान से। तो ये कितना हो गया है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब कॉपर पे चार्ज कितना है? यहाँ पर 2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर सेकंड लिख देते हैं। क्या पर लिख देते हैं? कॉपर सेकंड लिख देते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है तो इसलिए आयन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका नाम हुआ 20 इथेन 1,2 डाइअमीन। तो 20 इथेन 1,2 डाइअमीन कॉपर सेकंड आयन होते हैं। क्या नाम हो रहे? 20 इथेन 1,2 डाइअमीन होते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वीडियो को जल्दी से पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? पता है ना, रोक दीजिएगा वीडियो को, ठीक है? बस कैसे रोकना है वो आपको खुद पता है। ये आप लोगों को कंपाउंड दे रहे हैं, यहाँ पर EN लिख देते हैं। EN का होल टाइम्स की जगह हम लोग 3 कर देते हैं इस बार। अब यहाँ पर H2O लिख देते हैं भैया, H2O का 2 लिख देते हैं, और इधर ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख देते हैं SO4 लिख देते हैं। आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का क्या लिखेगा? नाम लिखेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और खटाखट इसका क्या लिख दीजिएगा? नाम लिख दीजिएगा। तो आप लोगों ने नाम लिख दिया होगा इसका, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो ये भी लाइगेंड है, ये भी लाइगेंड है, और ये कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। और ये कौन है? SO4 बार काउंटर आयन। तो कैसे नाम करेंगे देखिएगा। इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, ये इथेन 1,2 डाइअमीन। तो इसका पहला अक्षर क्या हुआ? E। और H2O को क्या कहते हैं हम लोग? एक्वा। तो एक्वा का पहला अक्षर क्या हुआ? A। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो कितने है वाटर? 2। तो 2 के लिए यूज करते हैं डाई, और क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक्वा। अब ये EN है, इथाइलिन डाइअमीन है, तो इसको यहाँ ट्राई से थोड़ा ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि भाई जिन लाइगेंड के नाम में ही डाई आ रहा हो या ट्राई आ रहा हो तो उनके नंबर 20 ट्रीज, टेट्रा किस या पेंटा किस से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो 3 है, तो 3 को क्या लिखेंगे? ट्रीस लिखेंगे। अब देखिएगा ऐसे लाइगेंड को किसके अंदर लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो EN को या तो आप इथाइलिन डाइअमीन लिख दो, या फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? इथेन 1, क्या लिख दीजिएगा? 2, और क्या हो गया? डाइअमीन हो गया। तो इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। चलिएगा ये पूरा हो गया, इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। अब इतने में कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? ओके, इसके बाद किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो कौन है सेंट्रल मेटल एटम? यहाँ पर क्रोमियम है। तो क्रोमियम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्रोमियम लिख दिया है अभी। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका मतलब ये है कि क्रोमियम पे चार्ज पता करो कितना होता है। तो भैया ये न्यूट्रल है तो ये भी पूरा 0, ये भी न्यूट्रल है तो ये भी 0 हो जाएगा। एक सल्फेट पे -1 चार्ज होता है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो क्रोमियम क्या हो गया भैया? सेकंड हो गया है। और SO4 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? आपको 9th में ही बता देते हैं कि SO4 को क्या कहते हैं। तो SO4 को क्या कहते हैं हम लोग? सल्फेट कहते हैं। तो ये हो गया इसका नाम। तो इसका नाम हो गया भाई बच्चों, क्या नाम हो गया? डाई एक्वा ट्रिस। डाई क्यों यूज करा? 2 है, एक्वा पानी को कहते हैं, तो डाई एक्वा होता है। तो डाई एक्वा हो गया है, ट्रिस है, इथेन 1,2 डाइअमीन। अच्छा, यहाँ पर यदि आप इथाइलिन डाइअमीन लिख देते तो भी आपका नाम सही होता है। अब बाकी कौन है? क्रोमियम है और सेकंड सल्फेट है। तो इसका नाम है डाई एक्वा ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्रोमियम सेकंड सल्फेट है। क्या नाम है? डाई एक्वा ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्रोमियम सेकंड सल्फेट है। अब देखिएगा हम लोग 5-7 NCERT के क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आप लोगों को कुछ आगे और बताएंगे। तो चलिए NCERT के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अधिकतर बोर्ड में आ जाते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ NCERT के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग जल्दी से करिएगा
जल्दी उतारिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और करना शुरू कर दीजिएगा। तो CO हो गया है और इधर कौन हो गया है, CO के इधर हो गया NH3 हो गया है और इसका होल टाइम 6 हो गया है और Cl क्या हो गया, 3 हो गया है। इसका दूसरे का नाम देखिएगा तो इस दूसरे का नाम हो गया CO, NH3 हो गया है और इसका क्या हो गया, इधर Cl हो गया है और इधर कौन हो गया है, Cl2 हो गया है। तीसरे का नाम लोग हम जल्दी से देख लेते हैं, प्लाटिनम हो गया है, इधर कौन हो गया, NH3 हो गया है का होल टाइम्स 2, ये Cl हो गया है, इधर ये H2N हो गया है और CH3 है, भैया इसको बंद कर रहे हैं ना, इसको बंद करिएगा और इधर ये Cl हो गया है। इधर चौथा जो कंपाउंड है वो ये है भाई, प्लाटिनम है, Cl2 है, En का होल टाइम्स है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो NO2 NO3 का होल टाइम्स 2 है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है Cr, En का होल टाइम्स 3 और Cl3 होते हैं। चलिए पहले इनको कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे देखेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। देखिएगा तो बताइएगा यहाँ पर CO कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है और CO कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट होता है। कौन है भैया, कोबाल्ट है ये। कभी आप कार्बन मोनोऑक्साइड समझे, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई मेटल नहीं होता है, ये भी बात याद रखना, गैस होती है। तो ये कौन है, कोबाल्ट है। ये कौन है, NH3 लाइगेंट है। तो पहले किसका नाम लिखना होता है, लाइगेंट का। तो कितने लाइगेंट है यहाँ पर, 6 हैं। तो 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। तो ये हेक्सा लिख दिया हम लोगों ने। NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं, जब ये लाइगेंट की तरह एक्ट करते हैं। ऐसे तो नाम दूसरे का क्या होता है, अमोनिया होता है। जब बुड़बक लाइगेंट की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम क्या होता है, अमीन होता है। क्या नाम होता है, अमीन होता है। अब CO कौन सा मेटल है, कोबाल्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोबाल्ट लिख दिया है, तो कोबाल्ट हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा भाई, अब जल्दी जल्दी निकालना है। इधर ये कितना हो गया, 0 हो गया। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। 3 पे कितना होगा, -3। उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये हो गया है 3rd। और क्लोरीन को कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। आप यहाँ क्लोरो मत लिख देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कभी क्लोरो लिख के बैठ जाओ। तो क्लोराइड होता है। तो क्लोरो तो तब लिखा जाता है जब वो लाइगेंड की तरह एक्ट करती है, बाकी इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो इसका नाम हुआ हेक्सामीन, कोबाल्ट और 3rd क्लोराइड हो गया है। पता है ना रे कैसे हुआ है, इधर ये पूरा बुड़बक 0 हो गया है। एक क्लोरीन पे -1 है, 2 पे -2 है, 3 पे भाई -3 है। ओवरऑल कंपाउंड पे 0 चार्ज है, उधर जाके +3 हो जाते हैं। चलिए इसका खटाक से नाम करिए। इसमें 2 तरह के लाइगेंड्स है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करिए। NH3 अमीन कहलाते हैं, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। कब कहते हैं क्लोरो, कब कहते हैं भैया, जब लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं। तो जब लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरो कहते हैं। इधर लिख रहा हूं भैया, क्लोरो पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, बोलो रे जल्दी, कितना चार्ज होता है क्लोरीन पे। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 होता है, तो -1 होता है क्लोरीन पे। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा क्लोरीन, तो तब क्लोरो नाम होता है, नॉर्मल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो चलिएगा, तो पहले A आता है, तो कितने हैं यहाँ पर, NH3 1 है, तो सिंपल अमीन टिक दीजिएगा। तो अमीन हो गया है। क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरो कहते हैं, तो कम क्लोरो हो गया। CO फिर कौन आ गया है, कोबाल्ट आ गया है। तो ये कोबाल्ट आ गया भैया, कोबाल्ट आ गया। ये पूरा 0 हो गया भैया, ये 0 हो गया है। एक क्लोरीन पे -1 है, इधर 2 और बैठी हुई है, तो दोनों पे कितना हो गया, -2। भाई एक पे -1 है तो 2 पे -2 होगा, तो 2 माइनस और 1 माइनस, -3 उधर जाके +3। तो कोबाल्ट क्या हो गया, 3rd हो गया। और क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम हो गया बच्चों अमीन क्लोरो, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो गया। इसका नाम देखिएगा, इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम देखिएगा। पहले इसको पहचान लीजिएगा, NH3 कौन है, अमोनिया है। Cl कौन है, क्लोरो है। अब ये देखिएगा ये कौन आ गया भाई साहब, ठीक है। अब CH3 को किसको कहते हैं, CH3 ये NH2 होते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है भैया, बस इनको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया, उसको सीधा कर दिया, इधर को ऐसे पकड़ के हु कर दिया, तो इसको पकड़ के सीधा कर दिया। इधर भी NH2 जुड़ा, उधर भी NH2, ये CH3 है, दोनों एक ही चीज़ है। कभी ये सोचो हाँ ये तो एक कर लिख रहा और वो एक कर लिख रहा, तो ऐसे नहीं है, बोथ आर द सेम होते हैं, दोनों सेम है भैया। अब देखिएगा इसका नाम केमिस्ट्री में क्या होता है। कितने कार्बन है यहाँ पर, एक है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं। और NH2 जो होता है वो प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, और जिसमें सफिक्स हम लोग लगाते हैं अमीन, तो इसका नाम होता है मीथेन अमीन होता है। और मीथेन अमीन जो है इस पे चार्ज 0 होता है, इस कंपाउंड का नाम मीथेन अमीन होता है। और जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब भी इसका नाम मीथेन अमीन ही होता है। तो देखिएगा, तो मीथेन अमीन का पहला अक्षर क्या होता है, M होता है। क्लोरीन का पहला अक्षर C,
और अमोनिया का पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठोक दीजिए बिना कुछ सोचे। तो कितने अमोनिया है? 2। तो क्या नाम हो गया? डाईअमीन हो गया। तो डाईअमीन हो गया भैया, तो डाईअमीन हो गया। सी पहले आता है या एम पहले आता है? सी आता है। तो क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरो कहते हैं। तो ये क्लोरो ठोक दिया है इधर। अब ये कौन है? मीथेन अमीन है। तो मीथेन अमीन का भी नाम लिखेगा भैया, तो मीथेन अमीन हो गया। तो ये मीथेन अमीन हो गया भाई। तो लाइगेंड तो लिख दिए, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। तो अब किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? पीटी। और पीटी कौन होता है? प्लाटिनम होता है। तो ये प्लाटिनम लिख दिया है भाई। अब इसकी क्या निकालिएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया घंटा भर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते निकालते, तो इसको थोड़ा अपने दिमाग से खुद ही निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट निकालेगा। तो अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0। तो ये पूरा 0 हो गया है। ये भी 0 हो गया क्योंकि मीथेन अमीन भी न्यूट्रल होता है। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। एक क्लोरीन इधर भी बैठी हुई है काउंटर आयन, तो ये भी -1। तो -1 कितने हो गए? -2 हो गए। उधर जाके क्या हो गए? +2 हो गए। तो प्लाटिनम क्या हो गया? सेकंड हो गया। और क्लोरीन जो है जब ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करती है तो क्लोरीन को क्लोरो नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? क्लोराइड लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम हुआ डाईअमीन। डाईअमीन हुआ क्लोरो, मीथेन अमीन प्लाटिनम है, और सेकंड क्या है? क्लोराइड है। इसका नाम लिखिएगा खटाक से जल्दी से। अब ये देखिएगा क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो। ईएन कौन है? इथाइलिन डाईअमीन। इसका पहला अक्षर क्या होते हैं? ई। और चलिएगा चिप दीजिएगा सीधा। ओके ओके, चलिएगा। तो पहले ई आता है, सी आता है भाई, सी पहले आता है, ABCDE। तो 2 होता है ना, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरो। तो डाई क्लोरो हो गया। देखिएगा 2 है ना, तो 2 क्लोरीन को डाई लिख दिया है। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। कब क्या कहते हैं? क्लोरीन को क्लोरो। इधर लिखा भी हुआ है। तो क्लोरो हो गया है। अब कौन है? EN है। EN क्या होता है? इथाइलिन डाईअमीन या इथेन 1,2 डाईअमीन है। तो इसके लिए तो बताइए आप लोगों को, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसके नंबर? 20 से। तो 20 लिख दिया है। अब क्या होता है इसका नाम? इथेन। ऐसे लाइगेंड ब्रैकेट के अंदर लिखते इथेन 1,2 डाईअमीन हो गया। तो इथेन 1,2 डाईअमीन हो गया। ब्रैकेट को क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा। किसका नाम लिखिएगा? सेंट्रल मेटल एटम का। तो कौन है सेंट्रल मेटल एटम? यहाँ पर प्लाटिनम है, तो प्लाटिनम लिख दिया हम लोगों ने। तो प्लाटिनम हो गया। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया? यहाँ पर प्लाटिनम हो गया। तो प्लाटिनम लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना रहे? हाँ, प्लाटिनम लिख दिया है। चलिएगा, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है, तो निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? चलो इसकी बता देता हूं आप लोगों को। तो प्लाटिनम को क्या मान लीजिएगा? X मान लीजिएगा। मान लिया भाई प्लाटिनम को X। कितने क्लोरीन है भैया? यहाँ पर 2 है, तो प्लस का साइन है। एक क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है। इथाइलिन डाईअमीन कितने हैं? 2 है। इथाइलिन डाईअमीन न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज 0 होता है। ये लिखा भी है, EN पे चार्ज 0 होता है, तो 0 हो गया है। अच्छा, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं? 2 है। और एक नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है? -1। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है भैया, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, या ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है। अब ये हो गया, ये कितना हो गया? -2 हो गया। ये पूरा 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया रे? -2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। मैं भी देख लेता हूँ इधर, कहीं गलती तो नहीं हुआ। 4 ही आएगी। तो प्लेटिनम कितना हो गया? 4 हो गया। तो प्लाटिनम 4 हो गया है। NO3 को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रेट कहते हैं। अब कहेंगे सर आपने तो नाइट्रो लिखा हुआ है। अरे भाई, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं केमिस्ट्री में, बट जब ये नाइट्रेट लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम नाइट्रो होता है। क्या नाम होता है? नाइट्रो होता है। तो कब होता है नाइट्रो नाम? जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, बाकी नाम नाइट्रेट होता है। तो प्लेटिनम 4 है, यहाँ पर लाइगेंड थोड़ा ही है, काउंटर आयन है, तो इसका नाम हो गया क्या? डाईक्लोरोबिस इथेन 1,2 डाईअमीन, प्लाटिनम 4 नाइट्रेट होता है। तो चलिएगा, लास्ट वाले का नाम खटाक से बताइएगा जल्दी, इतना समय मत लगाइए भाई, वीडियो पॉज करिए और जल्दी से खटाक से बताओ। तो Cr है, En का होल टाइम्स 3 है, और Cl3 होते हैं। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम देख लेते हैं क्या है। नाम लिखिए भाई, देखिए En क्या है? इथाइलिन डाईअमीन है, इथेन 1,2 डाईअमीन है। इसका पहला अक्षर क्या है? E। ये Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। तो पहले C आता है, ये E आता है, C आता है, वो सभी को पता है ABCD में, ABCDE। तो 3 है ना, तो 3 को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरो कहते हैं। तो ट्राई क्लोरो हो गया है। 3 है भैया, तो 3 को क्या कहते हैं? ट्रिस कहते हैं। भैया मैंने आपको बताया है, ये भूल मत जाना कि भाई इथाइलिन डाईअमीन के केस में आप लोगों को उसके नंबर 20 ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस से रिप्रेजेंट करने हैं। 2 हुआ तो 20, 3 हुआ तो ट्रिस, 4 हुआ तो टेट्राकिस, 5 हुआ तो पेंटाकिस से रिप्रेजेंट करने हैं। आप यहाँ पर ट्राई वगैरह, डाई वगैरह और टेट्रा वगैरह का इस्तेमाल मत करना, और ऐसे लाइगेंड को हमेशा ब्रैकेट के क्या लिखना? अंदर लिखना। तो ट्रिस हो गया। En को क्या कहते हैं? इथाइलिन डाईअमीन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाईअमीन हो गया। तो इथेन 1,2 डाईअमीन हो गया। चलिएगा, हो गया है। अब Cr कौन होता है? क्रोमियम होता है। तो Cr कौन सा मेटल होता है?
क्रोमियम होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है क्रोमियम, तो ये क्रोमियम हो गया है, तो क्रोमियम लिख दिया है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा भैया, En पे चार्ज 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया है, ये तो पूरा 0 हो गया ना। तो कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 है, 2 पे -2 है, तो 3 पे भैया क्या होगा, ठीक है, तो 3 पे 3 हो जाएगा ना, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया है। और क्लोरीन को क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम में क्लोराइड कहते हैं, बट जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम क्या होता है, क्लोरो होता है, तब इसका नाम क्या होता है, क्लोरो होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट कंपाउंड की क्या ली है, नेमिंग ली है। चलिएगा, अब हम एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं और फिर हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, आप बोलेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि किस लाइगेंड का क्या नाम होता है और किस लाइगेंड पे कितना चार्ज होता है। तो चिंता मत करिएगा, लास्ट में, ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे, तो जितने आप लोगों के सिलेबस में लाइगेंड्स हैं उन सभी के मैं नाम लिख दूंगा, और ठीक है, और दूसरी बात ये है, उनके ऊपर चार्ज भी बता दूंगा कि किसके ऊपर कितना क्या होता है, चार्ज होता है, और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करा दूंगा, ताकि आप लोग एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। चलिएगा, एनसीईआरटी के बाकी 5 और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 तक तो हम लोगों ने ले लिए थे। जैसे नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, छठा कंपाउंड ले रहे हैं, इधर 6 कंपाउंड है, CO है, अबे भैया ये रहा CO है, भाग मत ऐसे, CO है, NH3 का होल टाइम्स कितना है भाई, 4 है, इधर कितना है भैया, H2 है, और H2O का होल टाइम्स कितना है भाई, 2 है, और इसके बाद Cl3 है। आप लोग करते रहिएगा, मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, CO है, अबे भाई सारे CO एक हैं क्या, NH3 है, NH3, तो NH3 का होल टाइम्स 5 है, और इधर लिखा है ONO लिखा है, और 2+। अब 8वां क्वेश्चन भी लिख देते हैं, Zn है, अब ये तो नहीं है, ये तो नेगेटिव वाला है ना। चलिए इधर देखते हैं, चलिए इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो Zn है, OH है, OH का होल टाइम्स कितना है, 4 है, 2 कर लेते, तो 2 है, और यहाँ पर NH3 है, इसका भी होल टाइम्स 2 कर लेते, तो ये हो गया है। अब 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक तो ये होता है, कंपटीशन में भी 2 तरह के आते हैं। एक तो ये कि कंपाउंड दे देता है आप लोगों को और आपसे उसका क्या पूछता है, नाम पूछता है। दूसरा आपको नेम दे देता है और कहता है इसका क्या लिख के दिखाओ रे, कंपाउंड लिख के दिखाओ। तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हेक्साअमीन है, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो हेक्साअमीन ये प्लैटिनम है, तो हेक्साअमीन प्लैटिनम है, और कौन है, 4 है। और 10वां जो हमारे पास है वो ये है डाईअमीन, डाईक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड, तो डाईक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड, इनके नाम हम लोगों को लिखने हैं। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, बड़े आसान नहीं है इनके। चलिएगा, इसका पहले ऊपर वाले का नाम लिख लीजिएगा। CO कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है, नाम क्या होता है इसका, कोबाल्ट होता है। NH3 भी कौन है, लाइगेंट है। H2O भी कौन है, लाइगेंट है। तो बताइए H2O का पहला अल्फाबेट क्या होता है, पहला अक्षर क्या होता है, A है ना, अमीन बोलते हैं इसको भैया, उधर देख लीजिएगा। NH3 को भी क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो किसी को भी पहले लिख लीजिए, दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट अमीन है, तो मैं तो इसको लिख लेता हूँ पहले, आप इसको किसी को भी लिख सकते हैं। तो 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं। ऐसे तो नाम अमोनिया होता है, मगर जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब ये लाइगेंड की तरह काम करता है तो इसका नाम क्या होता है, अमीन होता है। क्या नाम होता है, अमीन होता है। तो टेट्रामीन हो गया। पानी कितने हैं, 2 हैं, तो पानी को क्या कहते हैं, डाई, और वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। कब, जब वो लाइगेंड की तरह एक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो डाई एक्वा हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो कौन है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट है जी। चलिए, अब चार्ज बताइए इस पे कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। एक क्लोरीन पे -1 होते हैं, 2 पे -2 हो गए, 3 पे -3 हो गए, और उधर जाके क्या हो जाते हैं, +3 हो जाते हैं। तो क्लोरीन 3 हो गया, और क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम हो गया टेट्रामीन हो गया है। हाँ, टेट्रामीन ठीक है भाई।
डाई एक्वा हो गया है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया है। अब इसको देखिएगा, इसका नाम क्या होता है भैया। चलिए इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है। अब इधर देखिएगा, इसका नाम कर लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पर कौन है, NH3 अमीन है, अमोनिया है तो अमीन बोलते हैं, तो इसका पहला ए हो जाता है। अब ONO देखिएगा, ONO क्या होता है भैया, जगह थोड़ी सी इधर कम हो रही है तो मैं इनको नीचे वाले को मिटा रहा हूँ। CH3NH2 को मीथेन अमीन कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, ये इथेन 1,2 डाई अमीन है, ये इथाइलिन डाई अमीन है। तो मैं यहाँ तक के थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारे लाइगेंड्स बता दूँ जितने आप लोगों के सिलेबस में है, किसको क्या कहते हैं और किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अब इधर देखिएगा, ये कंपाउंड होता है ON डबल बॉन्ड O होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पे -1 चार्ज होता है यहाँ ऑक्सीजन पे, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं कई बार ONO भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ONO लिख देते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड भी 2, ऐसे लिखिएगा, या फिर आप ONO लिखेगा ऐसे। तो इसका नाम केमिस्ट्री में नाइट्राइट आयन होता है। क्या नाम होता है, नाइट्राइट आयन होता है। बट जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम इसको कहते हैं नाइट्रेटो O। क्या कहते हैं भाई, नाइट्रेटो O कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेटो O कहते हैं। जैसे इसको समझिएगा, ऐसे तो ये NO3 होता है, NO3 को केमिस्ट्री में हम नाइट्रेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम नाइट्रो भी होता है, और कुछ बच्चों को मैं बता देता हूँ, इसका एक और भी नाम होता है नाइट्रेटो N भी होता है। तो कई बार नाइट्रेटो N लिख देते हैं और चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो कई बार तो नाइट्रो लिख देते हैं, कुछ किताबों में नाइट्रो लिखा होता है, और कुछ बच्चे इसको नाइट्रेटो N लिख देते हैं। तो नाइट्रेटो N वालों का भी सही होगा, और जिन्होंने नाइट्रो लिखा है उनका भी क्या होगा, सही होगा। इसको हमेशा नाइट्रेटो O कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेटो O कहते हैं। ये नाइट्रेटो O होती है और इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ONO क्या हो गया, नाइट्रेटो O हो गया। तो इसका पहला अक्षर क्या हो गया, N हो गया। तो बताइए A पहले आता है या N पहले आता है, A पहले आता है। तो 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा। और NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन। तो ये क्या बन गया, पेंटामीन हो गया। ONO क्या है, नाइट्रेटो O है, तो इसको हम लोग लिख देंगे नाइट्रेटो, क्या लिख देंगे, नाइट्रेटो O लिख देंगे। तो पेंटामीन नाइट्रेटो O। CO को क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्या कहते हैं हम लोग, कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोबाल्ट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, ये तो अमोनिया पे चार्ज तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। नाइट्रेटो O पर या नाइट्राइट आयन पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो चलिएगा थोड़ा इधर निकाल लेते हैं। इसको X मान लिया है कोबाल्ट को, इसी पे तो निकालना है भाई। प्लस कितने हैं, 5 है, चार्ज कितना हो गया, 0। इधर कितना है, 1 है। नाइट्राइट पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। नाइट्रेटो O पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 है। ये पूरा 0 हो गया। ये कितना हो गया, -1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, बढ़ुआ 3 आ गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो कोबाल्ट क्या हो गया, थर्ड हो गया है। और बाद में आप लोगों को क्या लगाना है, आयन लगाना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर +2 चार्ज है, तो आयन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम हुआ पेंटामीन हो गया है। नाइट्रेटो O हो गया। कोबाल्ट इसलिए लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम है, 3 इसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 2 है। इधर -1 था, तो -1 उधर जाके +2 हो गया है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और आयन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम क्या, तो इसका नाम क्या होता है भैया। अब इसका नाम देखिएगा क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, नाम देखिएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिंक है। OH को क्या कहते हैं, अब देखिएगा जो OH होता है केमिस्ट्री में ऐसे नाम तो होता है इसका हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। बट जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो। क्या नाम होता है भाई, हाइड्रोक्सो होता है। और इस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। कितना चार्ज होता है भाई, -1 होता है। तो ये तो हाइड्रोक्सो हो गया। तो हाइड्रोक्सो का पहला अक्षर H और इसका पहला अक्षर अमीन का पहला अक्षर A। तो 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। और बाकी क्या हो गया, अमीन। तो डाई अमीन लिख दिया। अरे भैया इधर देखिए, 2 है ना, तो 2 के लिए डाई ठोक दिया है। NH3 को अमीन कहते हैं, उधर लिखा हुआ है, आंख से देख। इधर कौन है, 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं हम लोग, डाई कहते हैं। और OH को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सो कहते हैं। तो इसका नाम हो गया डाई अमीन, डाई हाइड्रोक्सो हो गया। तो डाई अमीन डाई हाइड्रोक्सो हो गया।
अब बाकी कौन हो गया यहाँ पर, जिंक हो गया, तो जिंक हो गया, जिंक हो गया। अब इसकी क्या बताइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा। ये तो पूरा 0 हो गया भैया। हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है या हाइड्रोक्सो पे -1 होता है, तो 1 पे -1, 2 पे कितना हो जाता है, -2, उधर जाके क्या हो जाता है, +2, तो ये क्या होता है, जिंक सेकंड हो जाता है। आयन वायन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नाम हुआ डाइअमीन डाइहाइड्रोक्सो जिंक सेकंड है। क्या नाम है, डाइअमीन डाइहाइड्रोक्सो जिंक सेकंड है। अब देखिएगा ये जो 2 कंपाउंड बचे हैं इनके भी हम लोग साथ में क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो थोड़ा देखिएगा इनको कैसे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है बोर्ड में, वो ये रहती है कि आप लोगों को नेम दे देता है, जैसे ये 2 नेम दे दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आपसे कहेगा इनके क्या लिख के दिखाओ, कंपाउंड लिख के दिखाइएगा। तो कैसे कंपाउंड लिखेंगे पहले समझिएगा। तो कैसे कंपाउंड लिखेंगे, तो कंपाउंड कैसे लिखेंगे, तो चलिएगा भैया देखिए, पहले आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिख देना। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम लिख दिया। उसने बोला हेक्सा है, तो हेक्सा का मतलब 6 है, और अमीन बोला है, तो अमीन किसको कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं। तो इसका मतलब NH3 का होल टाइम्स कितना आ गया है, 6 आ गया, तो हेक्सामीन हो गया है। अब ठीक है, कोई दिक्कत है रे, थोड़ा गलत हुआ है भैया ये, ठीक है, अभी नाम अधूरा है, ये नेम में कहीं दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो हेक्सा हो गया है, हेक्सामीन हो गया है, प्लैटिनम हो गया। आगे भी दूसरे को कुछ देना चाहिए था ना, आगे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो नाम नहीं बन सकता है, तो मैं यहाँ पर आयन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भाई, आयन लगा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के नाम नहीं लिखा जा सकता, कुछ अधूरा है, या तो मैंने गलती से जल्दी में लिख दिया होगा, अभी बुक है नहीं एट प्रेजेंट मेरे पास, या फिर ऐसा है कि क्वेश्चन ही थोड़ा कहीं गलती होगा। तो यहाँ पर आयन के बिना काम नहीं चलेगा। तो हेक्सामीन हो गया है, तो हेक्सामीन मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्लैटिनम हो गया, अब 4 है ना, और आयन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 पॉजिटिव हो गया, तो तभी जाके कंपाउंड बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है। तो प्लैटिनम ठीक है, हेक्सामीन ठीक है, और आयन 4 ठीक है। चलिएगा इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम अब देखिएगा। तो डाइअमीन, अच्छा सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो कौन है यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, प्लैटिनम है इसमें, ये रहा प्लैटिनम, तो प्लैटिनम है। डाइअमीन है, तो डाइअमीन का मतलब अमोनिया है, और अमोनिया का होल क्या है, ट्वाइस है, तो डाइअमीन हो गया। डाइक्लोरिडो है, देखिए जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन को हम लोग क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। क्लोरीन का दूसरा नाम क्लोरिडो भी होता है। क्या नाम होता है, क्लोरिडो भी होता है। तो कई बार तो क्लोरिडो लिख देते हैं और कई बार क्लोरो लिख देते हैं। तो यदि आपने क्लोरो लिखा तो भी सही होगा, क्लोरिडो लिखा तभी आपका सही होगा। तो ब्रोमीन को जैसे ब्रोमो लिख देते हैं और ब्रोमिडो भी बोल देते हैं, तो ब्रोमिडो भी सही होगा और ब्रोमो भी क्या होगा, सही होगा। क्लोरो पे या क्लोरिडो पे कहीं चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्लोरिडो पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लोरिडो का मतलब क्या है, क्लोरीन है, और कितने क्लोरीन है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, Cl2 हो रहा है। तो Cl2 हो रहा है, इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वही 4 आएगी। तो यही इस कंपाउंड का क्या हो गया, नेम हो गया। अच्छा, इधर मैं आपको 2-3 लाइगेंट और बताता हूँ। एक लाइगेंट होता है ऑक्जिलेट आयन होता है, एक होता है ऑक्जिलेट आयन होता है। इसको देखिएगा, इससे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। ऑक्जिलेट आयन होता है, ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव होता है। ये वाला जो होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको ऑक्जिलेट आयन कहते हैं। यदि ऊपर भी H होता है, नीचे भी H होता है, तो इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड से बना है, तो इसलिए इसका नाम होता है ऑक्जिलेट आयन होता है। ऑक्जिलेट आयन को हम लोग कई बार ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा बच्चे, कितने कार्बन है, 2 है, तो C2 लिख देते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो C2 कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ऊपर भी -1 है, नीचे भी -1 है, तो C2O4 2 नेगेटिव भी लिख देते हैं। और ऑक्जिलेट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, OX लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, OX लिख देते हैं। एक बात ये भी याद रखना, एक और आपके पास आएगा, एसीटेट आयन आता है आपके सिलेबस में, एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन होते हैं, तो एसीटेट आयन क्या होते हैं, तो एसीटेट आयन होते हैं CH3 COO नेगेटिव होते हैं। तो CH3 COO नेगेटिव को हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है। और एसीटेट आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। कितना चार्ज होता है भाई, -1 चार्ज होता है। चलिएगा, तो और तो आप लोगों को मैं करीबन सभी लाइगेंड्स बता चुका हूँ। तो एसीटेट को याद रख लेना, ऑक्जिलेट को याद रख लेना, और तो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ करीबन। जो कोई छूट गया हो गलती से तो आप लोग किताब में देख लेना, ठीक है। तो किताब में पूरे आपको सारे लाइगेंड्स बता रखे हैं कि कौन कौन से लाइगेंड्स हैं। चलिएगा, इस पे आपको ऑक्जेलिक एसिड पे, ऑक्जिलेट आयन पे क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, ये कंपाउंड दे दिया है बच्चों आप लोगों को, जैसे Cr दे दिया है, Cr दे दिया है, Cr का होल टाइम कितना दे दिया है, OX दे दिया है।
OX का भी चलिएगा, ये 2 दे दिया है, कितना दे दिया भैया 2 दे दिया है, यहाँ पर कितना दे दिया है H2O का होल टाइम्स 2 दे दिया है। आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा तो करिएगा नाम, भाई OX पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो OX क्या है, ऑक्जिलेट आयन है, क्या नाम है भाई ऑक्जिलेट आयन है, तो ये ऑक्जिलेट आयन है। ऑक्जिलेट आयन क्या होते हैं, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, और शॉर्ट में लिखते हैं C2O4 2 नेगेटिव। तो कई बार क्वेश्चन में OX लिख देते हैं तो OX का मतलब ऑक्जिलेट आयन है, और कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं C2O4 लिख देते हैं, तो भी इसका मतलब ऑक्जिलेट आयन ही है। अब जब ये ऑक्जिलेट आयन जो होता है, जब ये किसकी तरह एक्ट करता है, लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, तो तब इसको कहते हैं हम लोग ऑक्जिलेटो, क्या कहते हैं ऑक्जिलेटो। और एसीटेट आयन जब लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसको कहते हैं हम लोग एसीटेटो, क्या कहते हैं एसीटेटो। तो ऑक्जिलेट से बनता है ऑक्जिलेटो और एसीटेट से बनता है क्या एसीटेटो बनता है। तो ये तो ऑक्जिलेट है, तो ऑक्जिलेट को क्या कहते हैं ऑक्जिलेटो। तो इसका पहला अक्षर O है, इसका पहला अक्षर A है, तो कितने वाटर हैं यहाँ पर 2, तो क्या नाम हो गया डाई अमीन हो गया। तो डाई अमीन लिख दिया क्योंकि 2 लाइगेंड है, अलग अलग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब ये कितने हैं 2 हैं, तो 2 को लिए डाई यूज करते हैं। OX क्या है ऑक्जिलेट आयन है, ऑक्जिलेट आयन को क्या कहते हैं हम लोग, जब लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं तो ऑक्जिलेटो कहते हैं, ये लिखा हुआ है, तो ऑक्जिलेटो हो गया, तो ऑक्जिलेटो हो गया, तो इसका नाम हो गया डाईअमीन डाई ऑक्जिलेटो। क्या नाम हो गया डाईअमीन डाई ऑक्जिलेटो हो गया। कोई प्रॉब्लम है इतने में, तो डाईअमीन हो गया डाई ऑक्जिलेटो हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, और सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर Cr है, तो Cr मतलब क्रोमियम होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेगा, देखिएगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम को क्या मान रहे हैं हम लोग X मान रहे हैं। कितने ऑक्जिलेट आयन है 2 है, एक ऑक्जिलेट आयन पे कितना चार्ज होता है -2, वाटर कितने हैं 2 है, एक पे कितना चार्ज होता है 0, ओवरऑल कंपाउंड्स पे या पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0 है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है पूरा, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। तो करिएगा निकालिएगा भैया, तो 2 चलिएगा प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, 2 एकम क्या होते हैं 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर आ गया है 4 आ गया है, कितना आ गया है 4 आ गया है। बाकी यदि यहाँ पर हम लोग क्लोरीन लगा देते हैं तो क्लोरीन लगाते ही कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो भाई इधर हो रहा है, इधर 5 हो जा रहा है, तो चलिएगा 5 हो गया है। तो ये 5 हो गया। क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग क्लोराइड कहते हैं, जब ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करता है। बट यदि ये क्लोरीन लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम क्लोरो या फिर क्लोरिडो होगा। तो इस तरह से इसका नाम हुआ डाईअमीन डाई ऑक्जिलेटो क्रोमियम 5 क्लोराइड हो गया। क्या होगा क्रोमियम 5 क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर 5 क्यों आया है, क्योंकि एक ऑक्जिलेटो पे -2 होता है, तो 2 पे कितना हो गया -4 हो गया। एक क्लोरीन पे कितना होता है -1 होता है, तो -4 -1 कितना हो गया -5 हो गया, और उधर जाके दूसरा कितना हो गया +5 हो गया। तो ये इसका नाम हो गया है। तो इधर देखिएगा, तो यदि हम लोग यहाँ पर कर दें तो इधर 2 हो गया, तो इसको पूरे को कहीं नहीं तो कहीं गलत कर दिया है, तो 1 हो गया, इधर कितना हो गया -1 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये -4 तो यहाँ तक हो गया था, तो -1 हो गया, तो -1 कितना हो गया रे, ठीक है। तो -1 कितना हो गया माइनस के 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है। तो इसका मतलब क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 5 है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग नेमिंग करते हैं कटायनिक और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, या कहें कि कटायनिक और नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब जो हमारी नेमिंग बची है उस नेमिंग का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग लेंगे, तो उसके लिए रूल्स बिल्कुल अलग हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी क्या लेंगे नेमिंग लेंगे। ये लेक्चर अपने में पहले से ही काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज के लिए धन्यवाद।